जैसे पत्रकार का बहिष्कार या पत्रकार का सम्मान व्यक्तिगत रूप में हो या सामूहिक रूप में हो, आज प्रश्न क्यों उठ रहा है? पहले से क्यों प्रश्न नहीं उठ रहा था? पहले क्या पत्रकार सबका दुश्मन थे, या पत्रकार लोग कोई अपनी निजी राय रखते थे, अपना काम नहीं करते थे क्या? एक का अर्थ सिर्फ यही है कि जो घमंडिया गठबंधन है वहाँ पर एका नहीं है, न उनकी नीति ठीक है, न नियम ठीक है, और न उनका नेता का कोई ठीक है। तो बिना दुल्हा के बाराती ठीक नहीं होती, उसी प्रकार से आज उन लोगों का है। और अपने नाकामयाबी को, अपने फूट को दरकते हुए दुनिया को न देखे, इसके लिए इन लोग पत्रकार का एक सहारा ले रहे हैं। और कोई कह रहे हैं कि हम पत्रकार का सहयोग ले रहे हैं, कोई कहे पत्रकार के हम पक्ष में हैं, पत्रकार के बहिष्कार करते हैं। इस तरह का प्रश्न आ रहा है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो फूट है, कोई मुख्यमंत्री बनना प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो या अन्य लोग हो, सबका अलग अलग विचार है। इसीलिए इस चीज़ को झांकने के लिए पत्रकार लोगों का सहारा लिया है, हमारा ये कहना है। नया पार्लियामेंट हमने देखा, पुराना पार्लियामेंट को अलविदा क्षण रहा। पीएम मोदी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी। आप इसे देखिए, बात तो सही है कि जो पुराना पार्लियामेंट हाउस जो अभी तक है, कल से शिफ्ट होगा, ये अलग बात है। एक इतिहास गवाह है, एक इतिहास के रूप में खड़ा है। इसमें बहुत सी घटनाएं को उन्होंने देखा है, बनते बिगड़ते देखा है, हिंदुस्तान को आगे जाते हुए देखा है। जब नेहरू जी ऐसे, वाजपेयी ऐसे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्रियों को, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्रियों को देखा है। कई एक ऐसे विधेयक आए हैं, और वास्तुकला के हिसाब से भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ऐसे घर को, पुराना घर को जब आदमी छोड़ता है तो स्वाभाविक है, पुराना घर क्यों न उसमें बहुत सी खामियां रहे, लेकिन छोड़ते वक्त एक लोगों को मन में ज़रूर भावना उभरती है कि आखिर इस घर में मेरा जन्म हुआ, इस घर में सारा कार्यक्रम हुआ, आज इसको हमको छोड़ना पड़ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमारा पुराना पार्लियामेंट रह जाएगा और नया पार्लियामेंट में लोग जाएंगे। तो इस रूप में भी हम इसको ठीक समझते हैं कि आखिर किसी भी मोनूमेंट्स का एक समय होता है, काल होता है, 100 वर्ष का, 150 वर्ष का, 50 वर्ष का। तो आखिर काल बीत गया है, काफ़ी समय है, तो एक नया विकल्प सोचना भी एक दूरदर्शिता का काम है जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए नया भवन बनाना, नया भवन में पार्लियामेंट चलाना, हम समझते हैं इसी दूरदर्शिता का परिणाम है जो किया है, जो सराहनीय है। आप नेहरू जी की बात कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं खुद विपक्ष की अनुपस्थिति का मतलब है सिस्टम की महत्वपूर्ण कमियां, मतलब सिस्टम में कमियां चल रही है। अगर कोई मजबूत विपक्ष नहीं है तो ये सही बात नहीं है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये बात में हम विश्वास नहीं करते हैं। नेहरू जी ने वो कहा, बहुत ठीक ही कहा था कि अगर विपक्ष कमज़ोर है तो कहीं न कहीं है सत्ता पक्ष के लिए कहने की बात। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जब एक नीति पर, एक कार्यक्रम पर चले गया, तब ही कुछ हो सकता है। और अपना अपना खिचड़ी अलग अलग लोग बनाएगा और चलेगा, तो फिर कैसे विपक्ष मजबूत हो सकता है? तो अभी के संदर्भ में कुछ काल से हम देख रहे हैं कि विपक्ष के सामने कोई वैसा मुद्दा नहीं होता है, न सामाजिक है, न आर्थिक है, न शैक्षणिक है। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा होता है कि सत्ता में रहे उसको हम कैसे बाहर करें। तो ये विपक्ष का काम नहीं होता है। विपक्ष भी सत्ता का एक अंग होता है, ऐसा कहा जाता है। तो वैसी परिस्थिति में कोई मुद्दा होता, जैसे आज हमारे सामने लिटरेसी रेट क्या एक कमी है। आज 100% लिटरेसी रेट होना चाहिए, लेकिन कोई समाज ऐसा है वहाँ मात्र 7 और 8% लिटरेसी रेट है। उसी प्रकार से आज कर सकते हैं कि शिक्षा
जिसके लिए अंबेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो। आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम न हो करके आज गरीब लोग को सरकारी विद्यालय में पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होती है और अमीरों का बेटा लाख 10 लाख 5 लाख दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो इस प्रकार के दोहरी शिक्षा नीति से हमारा सर्वनाश हो रहा है। अगर इस पर कोई बोलता तो एक बात थी। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, बाबा अम्बेडकर ने 1932 के पूना पैक्ट में कहा था कि शेड्यूल कास्ट का तभी विकास होगा जब उनको राजनीति रूपी चाबी प्राप्त होगी तो। और इसके लिए उन्होंने डबल मतदाता सूची की बात बनाने की बात कही थी, दोहरी नागरिकता की बात कही थी। लेकिन पूना पैक्ट में उसको बदल करके हमको एक आरक्षण के रूप में एक डिमांड दिया गया, कुछ मांग दी गई जो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस चीज़ को भी कोई मुद्दा नहीं बनाता है। फिर आज जुडिशरी है, हायर जुडिशरी है, वहाँ हमारा आरक्षण नहीं है। हमारा लोग साक्ष्य के अभाव में हमारे लोग निश्चित रूप में पनिशमेंट ले लेते हैं और दूसरे लोग बच जाते हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता से बाहर करो, फलना को सत्ता से बाहर करो, इसलिए विपक्ष अपने आप में कमज़ोर है, न कि सत्ता पक्ष के चलते। आप सनातन धर्म को कैसे समझते हैं? क्योंकि बाबा रामदेव ने कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2024 में वो सब खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसे विदेशी पैसों से जोड़ा है उन्होंने। क्या आपको लगता है कि कोई विदेशी पैसा मिल रहा है अपोजिशन जो लगातार सनातन धर्म को लेकर विवाद कर रहे हैं? देखिए, उतना डीप मेरा अध्ययन नहीं है, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से, जहाँ पर धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं मानी जाती, देवी देवता और पीढ़ियों की पूजा लोग करते थे। लेकिन जब हम आज यहाँ पर आए हैं, आज अनुभव है, आज 80 वर्ष की उम्र होने जा रहा है, मैं सनातन को समझता हूँ कि वो एक जीवन का कला है, एक सिस्टम है, और उसी सिस्टम में सिस्टमेटाइज हो करके हम लोग आगे बढ़े हैं। हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, सब लोग आगे बढ़ा है। लेकिन जिस प्रकार से गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार तक आती है तो बहुत शुद्ध होती है, लेकिन गंगा का पानी वही हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक, यहाँ बंगाल तक जाती है तो पीने लायक नहीं होता है। उसी प्रकार से सनातन धर्म अपने आप में सारे खूबियों को बटोरे रखे हुए है, और उसी के चलते आज हिंदुस्तान का जो संस्कृति है आज क्षुण्ण है। हिंदुस्तान के लोग विकास किए, जगत गुरु तक कहलाए, धन धान से प्रचुर रहा, सब उसी धर्म के आधार पर काम हुआ। लेकिन जब से मनुवादी व्यवस्था कायम हुआ और मनुस्मृति की बात आई, तब से हमारा हरासमेंट होने लगा, जात पात ऊंच नीच इत्यादि की बातें होने लगी, और इसके चलते लोग सनातन को भी बदनाम करते रहे हैं। ये उचित नहीं है। और हमारे अंबेडकर साहब ने जो 1956 में जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम हिंदू धर्म में इतनी खामियां हैं जिसको कि दूर नहीं कर सकते, और इसीलिए वो बुद्ध धर्म को अपनाया था। वो ईसाई धर्म को भी मान सकते थे, मुसलमान धर्म को भी मानते थे, लेकिन सनातन धर्म के आलोक में भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार माने जाते थे, उसको मानते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग सब बाबा अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग सनातन को कभी खराब नहीं कर सकते। खराबी मनुस्मृति के बाद आई, और यही कारण था कि मनुस्मृति को 1927 में बाबा अम्बेडकर ने जलाने का काम किया था। और आज भी जो जात पात ऊंच नीच इधर उधर का जब भेदभाव चल रहा है, और जिस धर्म में कठोरता आती है वो धर्म नाश हो जाता है, जिसमें लचीलापन होती है वो धर्म आगे बढ़ता है। तो आज हिंदू धर्म का जहाँ तक सवाल है, मैं उसका आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी कट्टरता आ गई है कि मनुष्य मनुष्य से नहीं छुआता, मनुष्य मनुष्य का प्यार नहीं करता, मनुष्य मनुष्य को इज्जत नहीं देता। तो वैसी परिस्थिति में इस धर्म के प्रति सबकी आसक्ति जाती रही है। लेकिन सनातन धर्म के प्रति अगर कोई बोलता है तो मैं तो ज़रूर उसका विरोध करता हूँ कि सनातन धर्म अपने आप में एक जीवन शैली है जो हिंदुस्तान के लोगों को समेट करके रखने का काम किया है। आज ज़रूरत है कि सनातन धर्म में जन्मना जायते की बात नहीं आती थी, जन्म से कोई प्रधान नहीं होता था,
कर्मणा जायते की बात आती थी, कर्म से लोग प्रधान होता है। रामायण में भी बात आई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। मेरा कहने का मतलब है ये सनातन धर्म की ऊंचाई है जिसके आधार पर हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। और आज दूसरे ढंग के लोग आडंबर फैला करके आज समाज में दूसरे रूप में परोस रहे हैं, जिसके चलते ये प्रश्न उठ रहा है। नहीं तो सनातन धर्म अपने आप में किसी प्रकार से निंदनीय नहीं है, सराहनीय है। आखिरी सवाल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर आपको लग रहा है डिस्कशन होना चाहिए? देखिए, जब विश्व में भी हम लोग नारी सशक्तिकरण दिवस मना लिया और नारी की जनसंख्या 50% के आसपास बनती ही है और किसी भी क्षेत्र में महिला पुरुष से कमज़ोर नहीं है बल्कि किसी क्षेत्र में आगे भी है, वैसी परिस्थिति में आरक्षण का जहाँ तक सवाल है तब तक के मिलना चाहिए। जैसे शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल कास्ट की बात है, आरक्षण की बात आती है। अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि 10 वर्ष तक आरक्षण चाहिए, उसके बाद समीक्षा होनी चाहिए। तो समीक्षा नहीं हो रही है और बढ़ाते जा रहे हैं लोग। समीक्षा होनी चाहिए कि इसको पढ़ने का आर्थिक और सामाजिक या राजनीतिक उत्थान होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, अभी तक विकास नहीं पूर्णतः होने का कारण है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और ये ठीक है कि आरक्षण में आरक्षण की भी बात आती है, इसको देख लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वैसा समाज जिसमें महिलाएं 100% लिटरेट है उनको भी आरक्षण मिलेगा और वैसा समाज जिसमें कि महिलाओं का लिटरेसी रेट 3 या 4% है उसको आरक्षण मिलेगा, तो आरक्षण का लाभ फिर वही 100% जो लिटरेट है वो लोग ले लेंगे। इस बारीकी को समझ करके वैसे नारियों के लिए, वैसे समाज के नारियों के लिए जिनकी साक्षरता दर सबसे कम है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और आरक्षण बिल लाया जाता है, संसद में पास किया जाता है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा।